वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, नया पाकिस्तान तब्दीली सरकार के इक़्तिदार की 2 बहारें पूरी कर चुका है। हालात की संगीनी देखें तो 2 साल में PTI के वादों से बहार कम मगर ख़िज़ा ज़्यादा नजर आती है। वज़ीर आज़म ने कौम से अपने अव्वलीन खिताबों में से एक में कहा था, आपने घबराना नहीं है। कौम ने अपने लीडर की आवाज़ पर लब्बैक कहा और ना घबराने की ठान ली। लेकिन फिर हुआ यूं कि हुकूमती ओहदेदारों ने काम से ज़्यादा ज़बान चलाना शुरू कर दी, वादे हवा होने लगे और बातों ने इंतखाबी नारों की सारी चमक उड़ा दी। लोग जिसे खान साहब की ड्रीम टीम समझ रहे थे, बयानात की बौछार ने नाइटमेयर साबित करना शुरू कर दिया। 2 साल में हिकमत भरे कैसे कैसे शाहकार बयानात दिए गए हैं, ज़रा वो मुलाहिज़ा फरमाएं। ये जो अब महंगाई है ये पहले भी रही है, अभी कुछ ज़्यादा नज़र आ रही होगी कि उसका प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं बढ़ी, 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। गैस चूल्हे के लिए अगर जलाएं तो ज़रूरत है, अगर गीज़र लेके चलाएं तो लग्जरी है। गीजर भी लग्जरी हो गया है। गीजर भी लग्जरी। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर। कौन सी सब्जी मंडी में सर? आप जाएं जाके चेक करें। पाकिस्तान का 10 करोड़ लोग इस वक्त किसान है। थोड़े बहुत ये चीज ऊपर नीचे होती है तो उसमें वो जिनको फायदा हो रहा है वो भी हमारे ही भाई हैं। आलू सस्ते हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ आलू में किसानों को उसका। अगर इससे कोई महंगाई से किसी चीज को फायदा हो रहा है, टमाटर किसका टमाटर है? हमारे जमींदारों ने उगाया हुआ है ना। एक पकड़ा हुआ है ना, कलभूषण हुआ है, बताएगा नाम ना आगे और बताएगा। तो अभी तक क्यों नहीं बताया? वो तो इन्होंने मुल्क से निकाल दिया ना, इन्होंने मुल्क से निकाल दिया उसको, वो नाम बताएगा। किसको निकाल दिया मुल्क से? कलभूषण तो चला गया है तो वहाँ बताएगा। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। कलभूषण किधर है? कलभूषण को जो इन्होंने सेफ पाथ दिया है एक, तो फिर बता दीजिए कितना का पड़ता है? 50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, आप पायलट से पूछें सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मेट्रो और बाकी सारी चीजें छोड़कर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर देनी, बड़े सस्ता पड़ता है तो सफर। हाँ, अगर जहाज अपना हो तो काफी सस्ता पड़ेगा। जब डॉलर 100 रुपए के तो हमारा वही एग्रीमेंट है कि इतने डॉलर हमें मिल रहे हैं। जब आपको डॉलर मिल रहे हैं उसी तरह तो आपका आप जो रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आपका पहले 100 रुपए डॉलर था ना, अब आप जाके 150 पे पहुंचे तो क्या फायदा नहीं हो रहा? One place in Pakistan everyone should visit. One place in Pakistan. One place in Pakistan, everyone. Assalamu alaikum. I'll have to come back to you on that. Okay. और मेरे साथ से एक चीज जोड़ी गई कि वीडियो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं और DGNF मैंने फुटेज किसी जगह पे मेरे एक चीज इस्तेमाल की फुटेज। अगर आपकी तो मिनिस्ट्री है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो हम किस मुंह से जाएं और पूछें भाई हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या करें सर? जिसके साथ जुल्म हुआ है अल्लाह ताला उसे किसी न किसी तरीके से कंपनसेट करेगा। कहावत है कि पहले तोलो फिर बोलो। वज़रा और मुशीरों ने इससे कुछ नहीं सीखा, लेकिन जो अपने बयानात से माहौल वज़ीर मुमलिकत माहौलियात ज़रताज गुल साहिबा ने बनाया वो सबसे मुनफरिद था। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। वो थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही है जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अपनी खूबसूरत जबान उर्दू के अंदर जाके बात करता है। इतनी ज्यादा तादाद में बारिशें और बर्फबारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही। वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। ये फ्लू है, कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। उनके अपनी इम्यूनिटी को जो है वो डेवलप करें। मास्क जरूर पहनना चाहिए, लेकिन उन लोगों को पहनना चाहिए जिनको कोरोना वायरस है, ताकि उनके वजह से लोग बच सकें। इन बयानात को मद्देनजर रखते हुए ज़मीर जाफरी का एक शेर याद आता है, एक बार हम भी रहनुमा बन के देख लें, फिर इसके बाद कौम का जो भी हाल हो। 2 साल में कौम का जो हाल है वो सबके सामने है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ को तज्ज़ियाती निगाह से देखने के लिए हमारे साथ आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ इन 2 सालों में अब तक जो हुकूमती सफ़र है इस पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि PTI की सिमत का तयन अब तक क्यों नहीं हो पाया और आगे कोई बेहतरी के आसार हैं भी या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं जी औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब और सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो सईद कारी साहब, आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़ करूं और आपने सुना किस किस्म के बयानात, किस किस्म के जो हैं वो मज़ाक़ खेज़ बयानात इन 2 सालों में जो है वो आते रहे, और सीनियर रहनुमाओं, सीनियर वज़ीरों की जानिब से, मतलब किसको उठाएं समझ नहीं आती, कौन सा एक कोई कहें कि ये दिस इज़ द आइसिंग ऑन द केक, एक से बढ़कर एक है। जब इस तरह के वुज़रा होंगे तो ये ड्रीम टीम तो नहीं लगती, ये अलबत्ता नाइटमेयर ज़रूर लगती है। हम कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बेहतरी आएगी, या जो वो एक लफ्ज़ है तब्दीली, जो हम सुन सुन के कान पक गए हैं, वो तब्दीली आएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि जो लोग ये समझ रहे थे कि कोई माशी माहौल में या मईशत में या लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आनी है, वो बड़ा मिसप्लेस्ड उनका था। इस पे मैं समझता हूँ उनका जो एतमाद था, उसकी वजह माफ़ी चाहता हूँ, उसकी वजह ये है कि देखें तब्दीली टीम क्या करेगी। एक निज़ाम है जिस निज़ाम की ताबे ये टीमें होती हैं। क्या बदला? इमरान खान साहब जब तशरीफ़ लाए तो जो इकनॉमिक, मैंने जैसे पहले कहा कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस इकोनॉमिक रेसिपी या जो भी इनका ये जो सिस्टम है, इस पे मुकम्मल एतमाद है। मुस्लिम लीग नून प्राइवेटाइज कर रही थी, पीपल्स पार्टी ने भी की, और ये भी कर रहे हैं। देखिए, फंडामेंटल डिफरेंस नहीं था, और ये भी एक मिसप्लेस था। देखें, करप्शन जो होती है वो सरमायादारी निज़ाम में ऐसे ही होती है जैसे आपके जिस्म में खून दौड़ता है। तो ये एक तो ये मामला था, बिल्कुल मिसप्लेस्ड फेथ थे आपके, कोई टीम नहीं थी। आज किसी और को लेके आए, 2 साल बाद अब यही प्रोग्राम कर रहे होंगे। और आप जरा गौर कीजिए, चले 3-4 अदवार देख लेते हैं। पीपल्स पार्टी जब गई तो खुदा का शुक्र अदा किया, वो बड़ी निजात हो गई है। मुस्लिम लीग नून से जान छूटी तो हो यार, ये तो बड़ा, यानी जो आने वाली गवर्नमेंट है वो पिछली की बर्बादियों के रिकॉर्ड तोड़ देती है। वो क्यों तोड़ देती है रिकॉर्ड्स? वो इसलिए तोड़ देती है कि इस निज़ाम में गुंजाइश ही नहीं है आम आदमी के लिए। ये देखे ना, मुझे बताएं, अभी कल तक अब इन्होंने ये कहना बंद किया है, परसों तक तो ये कहते थे कि नौकरियां देना हमारा काम ही नहीं है। ये इनका इकोनॉमिक मॉडल था। पीपल्स पार्टी का भी ये इकोनॉमिक मॉडल था। मुस्लिम लीग नून तो थी ये शराफिया और सरमायादारों की पार्टी, उन्होंने तो यही करना था। तकलीफ तो हमें पीपल्स पार्टी से हुई जो बुनियादी तौर पर मेहनतकशों की पार्टी के तौर पर वजूद में आई थी। तो इसलिए इसमें किसी तब्दीली की तवक्को नहीं करनी चाहिए थी हमारी बिल्कुल, और आइंदा भी नहीं करनी चाहिए। और एक और भी बात बताऊं आपको, इनके इस निजाम में तकरीबन 20% मैशत को इमरान खान कंट्रोल करते हैं। 80% मैशत कौन कंट्रोल करते हैं? रज़ाक दाऊद, मलिक रियाज साहब, फलां, ये लोगों के पास मैशत है। जिनके पास मैशत हो, दर हकीकत हुकूमत भी उन्हीं के पास होती है। तो इसलिए हमें, मेरे ख्याल में, पहले तो अपने जो नजरियाती हमें सफाई करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि जो है वो क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं और क्या इनकी गुंजाइश, इसमें गुंजाइश नहीं है। और आखिरी बात, इस्लाहात का तो हम नाम ही उस वक्त लेते हैं जब हमें तब्दीली से खौफ आता है, जब तब्दीली से डर लगता है हम इनकलाबात से खौफजदा होते हैं तो कहते हैं इस्लाहात, हम इस्लाहात लेके आएंगे। इस्लाहात वो हमें एक धोखा, फरेब और शराब के अलावा कुछ नहीं होता। जी मारिया। अच्छा, लगारी साहब, सईद कारी साहब ने भी कहा कि कोई टीम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन आपको याद होगा अभी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी और बाकायदा खान साहब ने एक जो 100 डेज प्लान दिया था, उसमें उन्होंने शैडो कैबिनेट का अपना जो है वो तस्करा किया था। फलां ये करेगा, ये फॉरेन मिनिस्टर होगा, ये मेरा जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर होगा। ठीक है, उसके बाद वो टीम भी चेंज हो गई। अब उसके बाद फिर से जो है वो शफलिंग होती जा रही है, लेकिन जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो पा रहे। आप क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम, खान साहब भी कहा करते थे कि टॉप पे अगर प्रॉब्लम हो तो वो नीचे ट्रिकल डाउन करती है, अगर हुक्मरान ठीक हो तो कोई मसले मसाइल नहीं आते। अब आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, इशू क्या है? टीम रद्दोबदल करके भी देख ली, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, असल बात तो ये है कि जिसकी निशानदेही काजी साहब ने की है, काजी साहब ने तो बिल्कुल ठीक कहा है कि ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर पा रहा है ना। इस सिस्टम ने डिलीवर करना ही नहीं है, इस सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है कि डिलीवर करे। देखिए, बाज़ दफा आपकी मईशत अपनी फोर्सेस के, प्रोटेक्टिव फोर्सेस की वजह से अगर बेहतर होती है तो उसमें आप मैनेजमेंट करते हैं कि जी चूंकि पैदावारी कुव्वतें जो हैं वो किसी हद तक पैदावार दे रही हैं, मतलब ज़राअत में पैदावारी जो कुव्वतें हैं वो अपनी पूरा इनपुट डाल रही हैं और उसके नतीजे में हमें ये कुछ हासिल हो रहा है, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन का मसला होता है। या हमारी सनत में
कोई पैदावारी कुव्वतें हैं वो मुतहर्रिक हैं और वो कुछ पैदावार कर रही हैं। यहाँ ये एजेंडा है ही नहीं ना। यहाँ ये नहीं है कि आप पैदावारी कुव्वतों को एक्टिवेट करें, लोगों को एक्टिवेट करें, मासेस को एक्टिवेट करें, उनको ऑन पेज लें और उनको अपने साथ मिलाएं और आगे बढ़ें। ये सूरत हाल ही नहीं है। और ये कि ऐसे मौजज़ाती तब्दीली, मौजज़ाती इनकलाब, ज़ुबानी बातें ये तो सब कर सकते हैं। हम भी बैठकर रोजाना एक सुबह को जो है उठते हैं, सवेरे इनकलाब का नारा लगाते हैं और शाम को हम इनकलाब ला चुके होते हैं। तो इस तरह से नहीं होता है। बहरहाल एक ऐसा करप्ट सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ एक एबिलिटी है, एक सलाहियत है कि वो मजीद करप्शन को फरोग दे, वो मजीद करप्शन को आगे बढ़ाए, वो मजीद करप्शन को दुगना चौगुना और उससे भी बढ़ा दे, तो उसकी सलाहियत कार ही यही है ना। उससे आप क्या निकालेंगे? और तमाम इदारे मिलकर उसको सर्व कर रहे होते हैं। आपका अगर हमारा ये ख्याल होता है कि यहाँ पर जो इदारे होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो मासेस के लिए होते हैं, आम आदमी के लिए होते हैं, बेचारे गरीब के लिए होते हैं, बेचारे किसान के लिए होते हैं, बेचारे मजदूर के लिए होते हैं, बेचारे मेहनतकश के लिए होते हैं, तो उसके लिए नहीं होते हैं। उनका काम भी नहीं है, वो उनको सर्व भी नहीं करते हैं। उनके अपने इदारे हों तो उनको सर्व करेंगे। ये उनके इदारे नहीं है। जिनके इदारे हैं उनको सर्व कर रहे हैं। देखें, कभी अगर उनका मुनाफा कम हो जाए, जैसे जनाब हमारे मोहतरम सईद काजी साहब कह रहे थे, अगर उनकी आमदनी कम हो जाए किसी सेठ की, तो देखें कैसे रियासत के इदारों के अंदर खलबली मचती है। फौरन पहला एक पैकेज आएगा और पैकेज के तहत उसकी आमदनी को दोबारा बहाल किया जाएगा और उसको अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यार, इन लोगों को सब्सिडी की जरूरत थी जिनने चीनी की कीमत 55 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दी। एक ये हो गई। फिर दूसरा, इनको सब्सिडी दी गई कि जनाब आप 30 अरब की सब्सिडी लीजिए, आपके हम घर पे वारे न्यारे कर देंगे। जिसकी जेब से पहुंच जा रहे हैं 65 रुपए किलो के, उसकी तो आमदनी पूछो था वो कितनी आमदनी है उसकी, और उसके बच्चे कितने हैं, और खाने के आदमी की, उसको तो कोई कंसीडर नहीं करता ना, उसको खातिर में कोई नहीं लाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं लकाई साहब, और आप दोनों की बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ। कल मुझे इंसिडेंट याद आया जो आप ये बात कर रहे हैं कि कभी ये सिस्टम चेंज करने का ये कभी सोचा ही किसी ने नहीं, और ये बातें जो है ये हमें वैसे ही जो है वो फीड की जाती थी। कल मैं याद करा रही थी, डॉक्टर रमेश कुमार साहब मेरे साथ थे प्रोग्राम में, तो उनको मैं बता रही थी, मैंने एक शॉर्ट सुनवाया उन्हें। मैंने कहा जी, खान साहब कहा करते थे कि इस मुल्क में हर रोज़ जो है वो साल की अगर देखें तो 4000 अरब जो है वो सिस्टम से चले जाते हैं। तो मैंने कहा जी वो कहाँ गए, पैसे कहाँ गए? तो बड़ा इंटरेस्टिंग उनका जवाब था। उन्होंने कहा मारिया देखें, ये कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं, ये कुछ जो बातें की जाती हैं ये वोटर्स को माइल करने के लिए की जाती हैं। मतलब ये कि आप ओपनली एडमिट कर रहे हैं कि ये इसको अब नया नाम मिल गया जोशे खिताबत, ये जोशे खिताबत में की जाती हैं और ये जलसे जुलूसों में चलती हैं। प्लीज डोंट टेक अस सीरियसली। मतलब इसका लुबे लुबाब तो यही निकला ना कि हम जो बात कर रहे हैं हम झूठ बोलते हैं। ये तो आपने ओपनली इसको एडमिट कर लिया। क्या साहब, अभी लगाई साहब बात कर रहे हैं चीनी की और आटे की, और हमने जो चीज़ें अभी देखी हैं, बिजली देख लें या फॉर दैट मैटर पेट्रोल देख लें, तमाम चीज़ों का अगर आपने मलबा गिराना है, आप पिछली हुकूमतों पर गिरा सकते हैं जी इनका कसूर था, ये सब कुछ करके गए इसलिए हमारे पास खसारा है, इसलिए हमारे पास ये है। ये चीज़ें तो जब आप आए थे अगर 52 to 55 रुपीज़ थी तो अब 95 की चीनी हो चुकी है। अगर 40-35 का आटा था तो इस वक्त जो है वो 70 तक पहुंच चुका है। सो सवाल यहाँ पे ये है कि ये कंट्रोल तो खान साहब और उनकी टीम ने करना है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? मरी साहबा, आप मुझसे मुखातिब हैं? जी 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 खान साहब जी। अच्छा मारिया, मैं आज आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। आज एक नौजवान मेरा अपने वीडियो चैनल के लिए इंटरव्यू करने आया, तो उसने कहा जी पाकिस्तान की मैशत बर्बाद है, इसके बुरा हाल है, तो इसकी क्या वजह है? मैंने कहा यार देखो, पाकिस्तान में 2 मैशतें हैं, गौर करो। तो जी 2 कैसे है? मैंने कहा मैं बताता हूं। कभी आपने सुना कि जहांगीर तरीन साहब की मैशत बर्बाद हो गई है? मलिक रियाज साहब जो हैं वो बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं। कभी आपने सुना कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रोटी खाने के लाले पड़ गए हैं, कर्जा मांगते फिरते हैं? एक ही मैशत में 2 मैशतें होती हैं ये, और दूसरी 2, अच्छा एक ये इनकी जाती मैशत, एक हमारी मैशत। आज अगर आप 1995-96 का रिकॉर्ड निकालें जो मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने लाहौर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असास से जाहिर किए थे, वो 5 या 6 करोड़ के थे। अच्छा, अब अगर आप वहां से आगे इसका ग्रोथ रेट देखना शुरू करें, इनकी जो इन्होंने जाहिर की है दौलत बिल्कुल जायज होगी, मैं नहीं ये कहता नाजायज है, उसका ग्रोथ रेट निकालें और 95 से 2020 तक पाकिस्तान का ग्रोथ रेट निकालें।
दोनों मैशतें यही लोग चला रहे थे, इन्हीं का तबका चला रहा था। 1, 2, 3, 4% पे जलील हो रही थी और दूसरी इनकी मैशत 20-25% पे ऊपर जा रही थी। इसका मतलब यह है कि ये जो दो मैशतें पैरेलल एग्जिस्ट करती हैं, ये इनमें से एक ऊपर जाएगी तो दूसरी नीचे जाएगी, और अगर आपने दूसरे के ऊंचे करना है तो इस पहली को खत्म करना पड़ेगा जो मोस्टली ब्लैक मनी पर और 2 नंबर और काले धन पर जो है वो जिसका सारे का सारा दारोमदार है। यह मसला है। दो मैशतें हैं। गेटेड कम्युनिटीज के अंदर जाएं तो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर मांद पड़ जाता है। गेटेड कम्युनिटी से बाहर आए, जहां ये वोट लेते हैं, जहां से आकर लोगों को और उनके साथ झूठे वादे करते हैं, तो उनकी जिंदगी देखें तो वहां गोडा गोडा पानी खड़ा होता है, थोड़े 4 बूंदे गिर जाएं तो। एक सड़क हम 70 साल हुए इस मुल्क को बने हुए, 570 दफा एक सड़क बना रहे हैं हम। ये है इस रूलिंग एलीट की औकात। ये एक ठेका ठीक नहीं दे सकते, एक ठेके पे ठीक काम नहीं कर सकते। तो ये दो मैशतें हैं। जब तक ये पैरेलल दो मैशतें चलती रहेंगी, इस मुल्क के 90-95% अवाम की मुकद्दर में जिल्लत, बीमारी, भूख और बेरोजगारी आपने लिख रखी है। मुझे एक छोटी सी तो ये खत्म करना पड़ेगा और इसके दरमियान कोई ब्रिज नहीं बन सकता। जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी जो उनका जुडिशियल मर्डर था उससे चंद दिन पहले ये फिक्रा लिखा था कि मेरे खिलाफ ये जो कुछ हुआ है इसकी वजह यह है कि मैं दो तबकों के माबैन एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा था। FIM असैसिनेटेड की सबसे मीनिंगफुल लाइन यही थी, जिससे आगे आने वालों ने कुछ ब्रेक लेनी है। तो मसला ये है, कायसाब, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि जो पैरेलल इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं, पैरेलल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं काजी साहब, उसी तरफ खान साहब हमें दर्स दिया करते थे। ये वही 4000 अरब की जो बात है, ये वही काला पैसा, काली इकोनॉमी है। लेकिन आज उनके लोग ये कहते हैं कि जी वो तो जोशी खिताबत में कहा गया था, वो तो लोगों को माइल करने के लिए कहा गया था, उसके बारे में अब नहीं कोई सोच रहा। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये मकबूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सब आपकी तरफ आती हूँ। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत किसी चीज़ का भी अगर पूछें कि ये काम ख़राब क्यों हो रहा है या आप डिलीवर क्यों नहीं कर पाए, तो वो आपको माजी की कहानी पीपल्स पार्टी से शुरू करके और बताते हैं कि कितनी कितनी खराबियाँ जो हैं वो इस दौर में, इन अदवार में आई और उसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन अवाम अब पूछ रहे हैं कि आटा है, चीनी है, पेट्रोल है, ये सारी चीज़ें, इनकी प्राइसेस कंट्रोल करना जो पिछली हुकूमत सस्ती देके गई थी और वो महंगी हो रही हैं, इसमें किसका कसूर है? हुकूमत ये भी क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब ये नैरेटिव जो है ना 2 साल के बाद अवाम भी कबूल नहीं कर पा रहे, और अब खुद जो वो बात करते हैं उनको खुद की शर्म आती है इस बात के ऊपर। अब वो कर नहीं पाते, करने की कोशिश करते हैं। मतलब जब कभी कोई नून लीग का मुकाबले पे हो तो उसको वो कह देते हैं कि यार तुम ये किया या पीपल्स पार्टी का, लेकिन जिस वक्त 2-3 और लोगों के पास, मतलब किसी उसके पास तजरिकार के पास किसी ऐसे पास सीधे साथ मदद बैठे, फिर वो बात नहीं कर पाते। क्योंकि अगला कहता है 2 साल बहुत होते हैं, 2 साल तो मतलब शेरशाह सूरी की जो टोटल हुकूमत है 4 साल 9 महीने की हुकूमत है। आप जरा उसके कारनामे गिने तो आप हैरान रह जाते हैं। जो मर्जी भी आप कह रहे हैं कि जी ऑटोक्रेसी थी, मुझे तो ये बताइए कि क्या शेरशाह सूरी को इमरान खान से ज्यादा फ्री हैंड मिला था पाकिस्तान के अंदर? तो शेरशाह सूरी तो बुजदार है, बुजदार साहब याद है आपको? शेरशाह सूरी से उनको जो है वो कंपेयर किया गया है जी। क्या देखिए ना, बुजदार साहब है, बुजदार की सूरत हाल है कि एक पहले आईजी चेंज हुआ, दूसरा चेंज हुआ, तीसरा चेंज हुआ, चौथा चेंज हुआ, उसके बाद एक का चीफ सेक्रेटरी, दूसरा। अब सिंपल क्रिकेट में ले क्रिकेट के ऊपर छोड़ दें बाकी सारी चीजें। इमरान खान कप्तान है, एक आदमी एक कैच ड्रॉप करता है, दूसरा ड्रॉप करता है, तीसरा ड्रॉप करता है, क्या उसको कहेंगे कि मैं इसको यहीं खड़ा रखूंगा? जूते मार के बाहर निकाल देंगे उसको, या खुद उसकी जगह आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आपकी कप्तानी भी काम नहीं आ रही किसी तौर पर भी। यानी आप कहते हैं नहीं जो मर्जी हो जाए, जो कुछ कर ले, मैं इसको यहीं खड़ा रखूंगा। असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में हम जो जितने ऐसे सोचते थे कि करप्शन बहुत बड़ा मसला है, करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया है, उनकी 2 साल हुकूमत ने साबित कर दिया कि करप्ट आदमी जो है वो फिर 4 दिन गाड़ी चला लेता है, लेकिन नाहल आदमी जो है वो गाड़ी जो है वो दीवार के अंदर मार देता है। लेकिन नाहली जो है वो करप्शन से कई गुना बड़ा मसला है और उसे साबित कर दिया। आप देखें, पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अप्रैल के अंदर गंदम कटती है
जून के अंदर वो मार्केट में आ जाती है, मई जून के अंदर मार्केट में आ जाती है। उस जमाने में होता है ऐसा कि अगर सरकार का रेट जो है 1300 रुपये होता था तो लोगों को 1200 रुपये में गंदम मिल जाती थी। अब वो सरकार का रेट 1300 है, गंदम 2000 रुपये मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आप इससे ज्यादा तो नहली यानी बम्पर क्रॉप हो जिस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा इस साल पैदा हुई है, और उसके बाद आपने गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा खरीदी हो, और उसके बावजूद और सर वो तो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, जो फूड मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं जी कहाँ गायब हो गई, हमें तो पता ही नहीं है वो कहाँ गई, वो कहाँ इतने टन गंदम जो है वो कहाँ चली गई, और अब तो 21 साल में पहली दफा इम्पोर्ट करने जा रहे हैं। हाल तो ये हो गया। जी अब देखें ना, इम्पोर्ट में 3 महीने लगेंगे कम से कम। उस 3 महीने में जिसने जितना मुनाफा कमाना है वो कमाए। टोटल नाअहली है, टोटल जिसे कहता है, इनको काम लगता ये है कि या तो काम करना नहीं चाहते या काम आता नहीं है, या बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। उसकी एक बुनियादी वजह एक और भी है, जो भी होता है ना, जो एक इलेक्टेड आदमी होता है ना, जो जीत गया होता है, उसको वापस जाने का डर होता है कि मैंने असेंबली में वापस लोगों के पास जाना है, तो आप पब्लिक मुझसे पूछेंगे। इमरान खान हुकूमत चला रहे हैं 6 नैलों से, और ये नैले वो हैं जिनको पाकिस्तान की अलग बे नहीं आती। उधर जुल्फी बुखारी जो है वो बैठ के कहता फिरता है कि मैं जनाब ओवरसीज पाकिस्तानियों का नुमाइंदा हूँ। ओ भाई, ओवरसीज पाकिस्तान में तुम्हें इलेक्ट करके भेजा यहाँ पर, तुम 4 वोट नहीं ले सकते इंग्लैंड के अंदर वहां बैठ के, जहाँ आके तुम्हें इमरान खान साहब ने कैबिनेट के अंदर। और ये सब कथा कलामी की माफी, आपने हमें क्योंकि थोड़ी देर लेट ज्वाइन किया जुल्फी बुखारी का, क्योंकि आपने तस्करा किया, तो हमने कुछ बड़े जो इंटरेस्टिंग बयानात थे ना इन 2 सालों में वो चलाए। तो जुल्फी बुखारी हमारे टूरिज्म के भी मिनिस्टर हैं, उनसे एक चैनल ने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने पूछा जी अच्छा आप बताइए कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जिसको आप कहेंगे जरूर देखा जाए, तो वो उन्होंने कहा आई हैव टू गेट बैक टू यू। ये हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं। अब आप देखें ना, सबसे बड़ी बात है, उस दिन कल मैं चैनल में देख रहा था, उन्होंने कहा जी मैं देखे कि मतलब सारा ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, जो डुअल नेशनलिटी वाले जो है, वो पाकिस्तान में रिमिटेंसेस भेजता। ओ भाई मेरी बात सुनो, रिमिटेंसेस गरीब भेजता है, जो डुअल नेशनलिटी दिखता। गरीब जो दुबई में काम करता है, जो कतर में काम करता है, जो कुवैत में काम करता है, जो सऊदी अरब में काम करता है, इनकी रिमिटेंसेस से पाकिस्तान चलता है। लंदन वाले तो आना नहीं भेजता आपको, वो तो अपने डुअल नेशनलिटी के अंदर आप जैसे लोग हैं, वो करता यह है कि इमरान खान आ गया, उसकी दावत कर दी, उसको घर ले दिया, उसको कमरा ले दिया, उसकी गाड़ी ले दी, उसको लैम्बोर्गिनी में बिठा दिया, नवाज शरीफ को लैम्बोर्गिनी में बिठा दिया, फलाने को लैम्बोर्गिनी में बिठा दिया। ये काम करके आप लोग बैठे। इस तरह के 6-7 लोग हैं जो मुल्क चला रहे हैं, और उन्होंने मुल्क तबाह बर्बाद कर। बिल्कुल। अच्छा, और ये साहब का पॉइंट आगे लेके चलती हूँ नज़ीर लगारी साहब की तरफ। लगारी साहब, जो और ये साहब बात कर रहे हैं कि ये नाअहल हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, या शायद काम ही नहीं करना चाहते, मेरा भी यही सवाल था। ये इन तीनों में से आपको क्या लगता है, क्या है क्या? ये नाअहल हैं, ये अनसीरियस हैं, ये लूट मार करने वाले हैं, ये चोरी करने वाले हैं, ये पाकिस्तान की उस तमाम असास को लूट कर खा जाना चाहते हैं जो इतने अरसे में लोगों की मेहनत से बनाई गई थी, और लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने कायद आज़म के क़यादत में जो पाकिस्तान हासिल किया था उसकी असास को खोद कर एक तरफ फेंकने की कार्रवाइयाँ ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूरे तस्वुर के साथ जो कायद आज़म का था उसके साथ खेल रहे हैं, सारी मईशत के साथ खेल रहे हैं, इस मुल्क की सियासत के साथ खेल रहे हैं, इस मुल्क के तस्वुरात के खिलाफ खेल रहे हैं। वो हर चीज़ को उनने मईशत के साथ खेला है और मईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। ये एक ऐसा ग्रोह आ गया है इस मुल्क के ऊपर जो माजी में कभी भी इस तरह से नहीं आया था। ये वो कोई सबसे बढ़कर कोई और ही चीज़ आ गई है जी, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई बहुत ही ऊंचे खिलाड़ी आए हैं और ऐसे नाकारा हैं कि इनको अपने मुल्क की बुनियादी, अच्छा फिर ये क्यों होगा, इनको मुल्क का इनको क्यों दर्द होगा? ये ड्यूल नेशनलिटी होते हैं, जैसे औरिया मकबूल जान साहब कहते हैं, इनका क्या पेशन है, इनका क्या दर्द है, इनका ये तो लूटने के लिए आए हुए हैं, लूट कर चले जाएंगे, इसलिए कि ये क्यों लेकर आएंगे? जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है वो तो वहां प्रॉपर्टी बनाएंगे ना, वहां जायदादें बनाएंगे, वहां उनकी जायदादें हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके घर हैं, उनके बंगले हैं, उनकी चीजें हैं, वो यहाँ थोड़ी लेकर आएंगे। वो तो जाएंगे, जो अगर कोई बेचारा चोरी से चला गया है, किसी तरह से वो जहाज के पहिए में छुप कर गया है, या तुर्की से यूनान जाते हुए गोली का शिकार होने से बच गया है और किसी तरह से आगे निकल गया है, वहां जाकर 4 पैसे कमाएगा, वो पैसे अपने घर वालों को भेजेगा मंडी बाउद्दीन में या गुजरात में या फैसलाबाद में या किसी और जगह पर,
वो पैसा आपके पास आता है या मिडिल ईस्ट से आपके पास पैसा आता है। ये सारे का सारा ये जितने आए हुए हैं ये तो खाने के लिए आए हुए हैं और बड़े मजे से खा रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, पाकिस्तान के असासे नहीं खा रहे। बिल्कुल, उन्होंने पाकिस्तान को खाना शुरू कर दिया है। लगार साहब यही पॉइंट मैं लेके जा रही हूँ सईद काजी साहब के पास। काजी साहब बात जब ये पूछें कि जी क्या हो रहा है तो वो हर दफा एक अब ये बड़ा पॉपुलर जो है वो एक इनके पास चीज आ गई है कि जी माफियाज, ये माफियाज कर रहे हैं सब कुछ, ये माफियाज कर रहे हैं। माफियाज वाकई इतने स्ट्रांग हैं कि खान साहब की गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे, अवाम को डिलीवर नहीं करने दे रहे, गवर्नमेंट को क्रिपल करने लगे हैं। ये माफियाज वाकई इतने स्ट्रांग है, खान साहब पे हावी हैं ये माफियाज? डॉक्टर मारिया, पहली तो बात ये समझने की बिल्कुल माफियाज हैं, मगर ये बने कैसे, ये बड़ा काबिल गौर सवाल है। जब रियासत ने अपने असासे ऑफलोड करने शुरू किए औने पौने, और जब रियासत ने अपने मुनाफे की निजकारी शुरू कर दी और नुकसान की नेशनलाइजेशन शुरू कर दी, या अगर कोई इदारे थे फायदे में चल रहे थे जैसे स्टील मिल चल रहा था तो उनको बेचने से पहले उन्हें नुकसान में धकेला जाता है, जैसे PIA को धकेला गया और बाकियों को धकेला गया, बिक फिर भी नहीं रही इनसे। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये मैं जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि माफिया तो बन गए, अब वो ब्लोटेड जो माफिया था, मतलब एक अंदाजे के मुताबिक 75 अरब डॉलर हम बचा सकते थे 1994 से लेकर। अगर हम ये ना करते प्राइवेटाइजेशन अपनी बिजली की, इमेजिन करें हम पूरे साउथ एशिया में बिजली एक्सपोर्ट कर रहे होते। अगर ये तमाम प्रॉफिट जो काले धन की शक्ल में निकल गया, तो जो आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट के चक्कर में निकल गया, जो आपके 2 नंबर मुआहिदों के सिलसिले में निकल गया, इनको ये शर्म से डूब मरे अगर आज ये मुआहिदे सामने आ जाएं, इसलिए ये लेके नहीं आते। तो अगर ये री इन्वेस्ट होते और आज वक्त आपका बिजली का सिस्टम अंदर चला जाता, की वजह से करंट लग रहे हैं, लोग मर रहे हैं आपके, आज भी कराची के ये मनाजिर हैं और यही माफिया है, ये जो हावी है इसकी वजह से। मैं यही अर्ज कर रहा हूं, पहले तो ये कि ये डॉक्टर साहब ये माफिया कैसे बने? जब रियासत ने अपने मुनाफे प्राइवेटाइज किए, नंबर 1। अब वो इतने मोटे हो चुके हैं कि उनके एक एक आदमी के पास पाकिस्तान के मांगे तांगे का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इससे कई गुना ज्यादा पैसे इनके हैं, पकड़े इनके पास दौलत है। जब इनके पास ये दौलत आ गई है तो अब आपकी रेगुलेटरी रिजीम की औकात क्या है? इवन वेस्ट में, और वहां ये निजाम इस तरह बुरी तरह पिटा है, वो कहते हैं कि रेगुलेटर को तो इन मल्टीनेशनल्स ने और इन सेठों ने अपना पूडल बना दिया है। अपने गोद में बिठाने वाला कुत्ते को पूडल कहते हैं, मैं सादा जबान में तर्जमा करूं तो ये मुहावरतन कहा जाता है। तो वो पूडल बन गया है। अब मुझे बताएं SCCP कहां है और औकात क्या है उसकी? और जब आसिफ अली जरदारी बैठ के कहते हैं क्या औकात है इसकी, ये जो नैब का चेयरमैन है, कि मुझे पूछ सके, अरे भाई कोई क्या औकात थी उस बेचारे की? वो जो कमर जमान चौधरी हुआ करते थे उनके बारे में गालिबन उन्होंने ये कहा था। इसी तो मसला क्या है? अब ये माफियाज हैं। अब अगली बात देखते हैं, ये आपकी पार्लियामान को कंट्रोल करते हैं। आप संजरानी साहब का इलेक्शन देख लें, आप कुछ और ये हैं। उसके बाद क्या होता है, एक रिपोर्ट आती है तो पता चलता है जी -1 शुरू हो गया है, इधर मुलाकातें शुरू हो गई हैं, 15 MNA इधर जा रहे हैं, एक टीवी पे आके कहते हैं साहब की मेरे जेब में 35 MNA है, मेरे प्रोग्राम में कहा उन्होंने। तो ये इनकी ताकत और क्लाउट है, बिकॉज ये पूरे का पूरा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। कोई इमरान खान हो, कोई बंदा हो, मैं ये, और बाकी तो खुद उसका हिस्सा बन गया है ना। देखे ना, जरदारी खानदान अब इस मुल्क का बहुत बड़ा कारोबारी खानदान है, और अब जो शनाख्त है उनकी बिलावल भुट्टो साहब की, अब जुल्फकार अली भुट्टो नहीं रहे, वो उनकी मिलें रह गई हैं, और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अपनी एम्पायर बनाई है वो बन गई है। नवाज शरीफ पहले ही वही खेल था। इमरान खान ने क्या किया, इधर रज़ाक दाऊद को बिठा लिया, इधर उन्होंने बिठा लिया वो क्या है आपके ये शुगर स्कैंडल वाले जो वजीर हैं इधर जनूबी पंजाब के, वो बैठ के कि टाइम फिर खेल खत्म। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, इस निजाम को बदलने की जरूरत है, और लीडर अब वही बनेगा जो इस निजाम के खिलाफ बाहर निकलेगा। सर चले, इमरान खान साहब को इसीलिए वोट दिया था कि निजाम के खिलाफ बाहर निकलेंगे, लेकिन लगता है वो भी इस निजाम का हिस्सा बन गए हैं, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। एक चीज जो इस हुकूमत का शुरू दिन से मंत्रा था, जो अब भी जिस पे हुकूमत जो है वो फिक्सेटेड है, क्योंकि हुकूमत को लगता है कि इस पे बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो एहतसाब का नारा है। वो कहाँ खड़ा है इस वक्त, स्पेशली जो आज ड्राफ्ट आया है, जो कल ड्राफ्ट आया है हुकूमत की जानिब से, कहाँ खड़ा है वो एहतसाब का नारा, उस पर भी बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। औरी साहब की जानिब जाऊंगी। औरी साहब, अब एक चीज़ जिस पे हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा इट स्टिल टेक्स ग्रेट प्राइड इन इज़ जो इनका एहतसाब का मंतरा है कि जी हम इनको चोरों को जो है डाकुओं को हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, विल टेक देम टू टास्क, दो इट इज़ ऑल्सो बिकम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। और स्पेशली जब से सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए हैं नैब के हवाले से, तो पूरा नैब और बिलखसूस चेयरमैन साहब जो हैं, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाला कमेंट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतनाज़े हो चुके हैं। ऐसे में जब नैब के चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, प्रोसिक्यूटर जनरल, उनकी एक्सटेंशन का मुसव्वदा जो है वो सामने आ रहा है, तो फिर ये एक स्टैंप नहीं लग जाती जो नैब न्याजी गठजोड़ वाली बात होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैंने फैसला पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट साहब के पास बड़ा अच्छा वक्त मिल गया कि वो इन 8-10 लोगों के डिफेंस के अंदर क्या खूबसूरत बातें उन्होंने की हैं। शानदार किस्म का रिटॉरिक बोला है, ये फेल हो गया, वो फेल हो गया। पाकिस्तान में आपको पता है कन्विक्शन का रेट जो है वो 11% है। जितने भी जुर्म होते हैं उनमें से जिन लोगों को सजा मिलती है वो 11% को मिलती है। 4 लाख के करीब तो जैसे 8 साल में हुए थे, उनमें से 44,000 को सजा हुई थी। ठीक, 11-12% मैक्सिमम। इसका मतलब पुलिस बंद कर दी जाए, थाने बंद कर दिए, तो सजाई 11% को जब होनी है। तो अदालतें जो हैं वो अपनी पूरी की पूरी कागजों के बावजूद जो है 3 to 4% केसेस जो है वो कर सकते, तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए। यानी आप अंदाजा करें कि ये बातें करते हैं, इसकी इज्जत उछालेगी, इसकी इज्जत उछालेगी, इसको ये किया गया, वो जो पूरा जिंदगी गुजार देते हैं 109 के केस के अंदर, और जेलें भरी पड़ी हुई हैं। और जेल किसकी होती है? सेशन जज की जेल होती है। ये जुडिशियल कस्टडी है। सेशन जज जो है उसको वहां पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि गलत जो है वहां पर कैदी तो नहीं रखे हुए। वो जिनको उन्होंने एक बंदा पकड़ा नहीं जा रहा होता तो बाप भी उठा लेते हैं, बीवी भी उठा लेते हैं, बेटी भी उठा लेते हैं, माँ भी उठा लेते हैं, बाप भी उठा लेते हैं और उनको बंद कर देते हैं। उनको नहीं, बड़े मजेदार हैं, मजे आए हुए हैं, क्योंकि आप 1 लाख वोट ले आते हैं, आप 4 लाख वोट ले आते हैं, आप भत्ता लें, आप चोरी करें, आप बदयांती करें, आप खयानत करें, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके ऊपर 80 सफ़े बैठ के लिखेगी सुप्रीम कोर्ट, बैठ के आओ मजे से लिखेगी, ओ ये कर दिया, वो कर दिया। आपको पता है गुज़श्ता 12 सालों के अंदर इन सारे FIA 12 महकमे बंद करने पड़ते हैं। अगर नैब की 70% कन्विक्शन रेट है, कम से कम जो भी कह दिया जाए पूरा है जैसा भी है। सर, कता कलामी की माफ़ी चाहूंगी और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं नहीं कह रही कि नैब को बंद किया जाए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस किस्म के इल्ज़ाम लगे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के, जाहिर है केसेस जो हैं वो नैब चेयरमैन के जो उनकी एक्नॉलेजमेंट उनकी जो है वो उनके कहे बगैर जो है वो नहीं खुल सकते। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो ये सारा ये इल्ज़ाम लगा है और अपोजिशन ऑलरेडी लगा रही थी, ऐसे में ऑब्वियसली उनकी साख बहुत ज़्यादा जो है वो इससे डैमेज हुई है। अब उनको अगर एक्सटेंशन की बात की जा रही है तो इससे क्या तासुर जाता है? नहीं, बंदों पे डिपेंड नहीं करता, अदारों पे भी डिपेंड नहीं करता। जिस वक्त अयूब खान बंदे अपने साथ मिला रहे थे तो नैब बनी हुई थी, वो SP को फोन करता था, उसकी ऐसी की तैसी करो, उसको लैपटॉप पे लगाओ। जिस वक्त जाजा खान अपने साथ बंदे मिला रहा था, वो नैब बनी हुई। जिस वक्त ज़ियाउल हक मिला रहा था, भाई इवन जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में जब सियासतदान बंदे मिलाते हैं क्या करते हैं? कोई अदारा तो कोई हैसियत नहीं होती। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आप FIA से करवाएंगे। SHO सबसे बेहतर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है इस मुल्क के अंदर, जो कहता है मैं तुम्हारे पास ऊपर 4 कत्ल के केस डालूंगा, तुम्हारी जमीन के ऊपर किसी और का कब्जा करवाऊंगा और तुम्हारी पैसे भी रात को चोरी करवाऊंगा। खत्म। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग 5 मिनट लगते हैं। ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाले को पकड़ो ना भाई, ये जो करना चाहता है, जो कर रहा है, मैं पढ़ने से क्या हो जाएगा? ठीक, मैं ज़रा सईद काजी साहब की तरफ भी जाती हूँ। काजी साहब, आपको अब ये क्या लग रहा है, यहाँ पे ये एक मुसव्वदा आ गया और बज़ाहिर लगता है कि अपोजिशन एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन चहमगोइयाँ ये भी हो रही हैं कि 18वीं तरमीम, NFC, लेन देन का मामला जो है यहाँ पे चल रहा है और ये चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएंगी और सबके फ़ायदे में रहेगा, तो फिर वही होगा जो हमें हमेशा दिखाया जाता है कि दिखाई जाती है सज्जी और मारी जाती है खब्बी, वही वाला ही होगा हमारे साथ फिर से कि इधर कुछ हो नहीं रहा, ऊपर से इनके जो है ये मामलात ख़राब है, अंदर से जैसे चौधरी एतजाज साहब कहते हैं इन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने ये जामिन है इमरान खान की गवर्नमेंट के, अंदर से मामलात ये चल रहे हैं। मुझे तो नहीं पता, ये तो वो ही बता सकते हैं वो जामिन है या नहीं है, मगर ये सवाल जो आपने किया है या जाहिर है, जब देखें ना कोई वाइटल इशू होता है तो बयानिया गायब हो जाता है,
असेंबली में वोट देने का मौका आता है तो सारे एक लाइन में लगे होते हैं, खबरें आती हैं रात को सारे पहुंचे होते हैं, यानी तरले जारी होते हैं। तो ये तो सारी चीजें हमारी सियासत में वो राज हैं जो खुल चुके हैं। एक तो बात ये है। अब आ जाते हैं ये जो आपने नैब की बात की है, सवाल ये है कि नैब का भाई हुई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। पहली बात, क्या हम ये मानते हैं कि नैब अपने तई खुद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर लेगा या करता रहा है? ये नैब ही बुराइयों की सारी जड़ है, एक बात। दूसरी बात यह कि नैब के साथ हमारा प्रॉब्लम क्या है, जिसका भी इशारा और ये मकबूल जान साहब ने भी किया। भाई अगर मैं पॉलिटिकल पावर होल्डर हूं और मैं किसी जुर्म में किसी जद में आता हूं तो मैं तो आईजी को तब्दील कर सकता हूं, मैं तो एफआईए का डायरेक्टर तब्दील कर सकता हूं, बाकी तो सारे उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक करप्ट इदारा बताता हूं जिसने करप्शन का तुमार लगा दिया है, और ये बैठे हैं साबिक ब्यूरोक्रेट भी हैं, दानिशवर भी हैं। ये आप मुझे बताएं, ये जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, ये जो हाउसिंग सोसाइटियां आपकी जो है उनको मिसमैनेज कर रहा है और इस शहर का चेहरा बिगाड़ दिया है जिसने 2 नंबर ये सारा करके, कभी ये बोले हैं? उसके बेनिफिशियरी हैं। किस किस एमएनए की और किस किस वजीर की हाउसिंग सोसाइटी नहीं है यहाँ पे? कभी इन्होंने कहा है कि यार हाउसिंग सोसाइटियों का ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, ये गंद पड़ गया है, इसको बंद ही कर दो यार, मगर वहां से ये बेनिफिशियरी है। अब नैब का क्या मसला है? नैब का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उसको लगा दिया आपने, हटा नहीं सकते आप उसको, ठीक है, और वो आपके काबू में भी नहीं आएगा। लिहाजा यहां है, मैंने पहले भी कहा, हमारी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन जो हमारी एलीट है वो लड़ाई लड़ रही है इंप्यूनिटी की। वो कहते हैं कि हमें इस मुक्तदर तबकात के उस जगह पे प्लेस करो जहां पे अनटचेबल बैठते हैं, हमें अनटचेबल करो। ये तो ख्वाजा साहब ने हमारे असेंबली में खड़े होकर कहा कि जज नू नहीं पूछते, जर्नैल नू नहीं पूछते, सानू क्यों पूछते हो? हमारा दुख क्या है कि ना तो हमने जज साहब को अपॉइंट किया है ना जनरल साहब को किया है, हमने वोट ख्वाजा साहब को दिया है और कहा है कि जाओ हमारी जान छुड़ाओ और हमारे हकूक बहाल करवाओ, क्योंकि सबसे मुक्तदर अदारा पार्लिमान है। और जो जाके हमें वो जाके बैठ जाते हैं, पहले तो सौदा करते हैं, आपने फिर बात जाके अंदर जाते हैं। क्योंकि मैं जरा नज़ीर लगारी साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, क्योंकि बिल्कुल प्रोग्राम के क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। जो बात अभी नज़ीर लगारी साहब अभी कर रहे हैं सईद काजी साहब, कि हमने तो वोट सियासतदानों को दिए हैं कि हमारा केस जाके लड़ें। अब नज़र ये आता है कि जहां मफादात जो है वो मिलते हैं वहां सब जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जहां प्रॉब्लम में आते हैं ये एपीसीज भी आ रही हैं, ये धरने भी आ रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है, ये क्या होने क्या जा रहा है? ये जो इस पे लेन देन का मामला चल रहा है नैब वाले पे, इस पे क्या वो एपीसी की भी जो गुब्बारा है उसमें से हवा निकल जाएगी? क्या लग क्या रहा है? हमारे लिए तो फिर कोई नहीं निकल रहा ना। बात यह है कि एहतसाब आज से नहीं हो रहा है ना। एहतसाब तो पाकिस्तान बनने के साथ ही शुरू हो गया था, और एहतसाब होता है सेलेक्टेड, बहुत सेलेक्टेड होता है, और उसमें ये नहीं होता है कि उसने बेईमान को पकड़ना है। जो जरा सा सर बुलंद हो, जो जरा सा अकड़ कर बात करने वाला हो, या जो जरा सा ज्यादा सरेंडर ना कर रहा हो, या वो हो कि जो जिसके बारे में ये हो कि हम इसे छीन नहीं सकेंगे किसी और तरीके से, एहतसाब के जरिए छीन सकेंगे। सिंध में उस वक्त बहुत बड़ी आबादकारी की जरूरत थी, जबकि सिंध एक ग्रीड इलाका नहीं था। आई एम सॉरी, कता कलामी माफी आपको, मुझे आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, मुझे प्रोग्राम क्योंकि क्लोज करना है। और ये मकबूल जान साहब, लगारी साहब और सईद काजी साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बट ये आपने देख लिया है कि क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। देखते हैं कि अगर मफादात जो हैं वो कन्वर्ज करते हैं या कोई लेन देन हो जाती है तो फिर देखते हैं कि ये एपीसी कहाँ जाती है। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़।